बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन इन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस कर सकते हैं। सही है। अब क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर यूजुअली जो होते हैं फास्ट ग्रोथ करता है एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर, लेकिन कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऐसे भी है जो कि क्या करते हैं, बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं करते इस बेस पर। इसी तरह बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं इनोसेंट होते हैं, लेकिन कुछ बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो बहुत डेंजरस भी होते हैं। तो इस तरह भी हम नहीं कह नहीं सकते कि बिनाइन ट्यूमर ये है, मैलिग्नेंट ये है। तो तीन इन्होंने कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए जिसके थ्रू हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है डिफरेंशिएशन इन एनाप्लेजिया, इसके अंदर एक और टॉपिक है डिस्प्लेजिया। दूसरा जो है वो लोकल इन्वेजन है और तीसरा जो है वो मेटास्टेसिस है। अब पहले नंबर पर आ जाते हैं डिफरेंशिएशन इन एनाप्लेजिया। इसमें हम पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का सिंपल मीन्स ये कि इसमें जो सेल्स होंगे वो विल डिफरेंशिएटेड होंगे, हम उसे पहचान सकेंगे किसी तरह। इसमें जो कैंसरस सेल्स होते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, ये रिजेंबल करेंगे अपने पेरेंट सेल को या जिन सेल से इनकी ओरिजिन हो गई है, मॉर्फोलॉजिकली भी मतलब स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शनली भी। लेट्स से ये एक स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये न्यूप्लास्टिक बन गया, इसने बहुत सारा डिवीजन कर दिया इसी तरह, लेकिन फिर हम इस स्ट्रक्चर के मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, ये इनसे रिजेंबल करेंगे हर एक सेल। सही है। और इसी तरह ये एक दूसरे से भी रिजेंबल करेंगे और इसके अलावा इसका और इसका जो फंक्शन होगा वो भी सेम होगा। और ये जो सेल्स होंगे ये अपना फंक्शन क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, मतलब ये कि पेरेंट जैसे फंक्शन ये रखते हैं। किस तरह, अगर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये उसी तरह केराटिन प्रोड्यूस करता है जिस तरह स्क्वेमस सेल स्किन में प्रोड्यूस करता है। अगर ये सेल लिवर में कार्सिनोमेटिस बन जाए से ये फिर ये क्या करेंगे, यानी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये उसी तरह पेरेंट सेल की तरह या नॉर्मल सेल की तरह बाइल प्रोड्यूस करेंगे। सही है। या किसी और जगह पर ये कोई एंडोक्राइन सेल्स होंगे, ये उसी तरह हार्मोन्स की सीक्रेशन करते हैं जिस तरह पेरेंट सेल करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ एनाप्लेजिया ये नहीं करेंगे, एनाप्लेजिया आगे बढ़ते हैं। सही है। अब इन्होंने कुछ मिसाल दी है, अगर हमारे लिपिड सेल्स की क्या बन जाए, विल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर बन जाए, जिस तरह लाइपोमा एक बिनाइन ट्यूमर है। सही है। तो इनकी जो सेल्स होंगे इनका तो डिवीजन हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन इनके फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज होंगे, क्योंकि इन दोनों की साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, उसी तरह लिपिड्स वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। अगर कार्टिलेज में क्या बन जाए, बिनाइन ट्यूमर बन जाए, कांड्रोमा बन जाए, वहां पर भी उसी तरह कांड्रोसाइट्स होंगे, कार्टिलेज के सेल्स होंगे और उसी तरह ये कार्टिलेज के मैट्रिक्स भी बनाएंगे, मतलब ये कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनली सेम होंगे। अगर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है लेकिन विल डिफरेंशिएटेड है, ये उसी तरह इसमें फॉलिकल्स होंगे जिस तरह थायराइड ग्लैंड के सेल्स में होते हैं, लेकिन इसकी मैलिग्नेंसी हम कहां से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इन्वेजन करेगा, इर्द गिर्द की सेल के अंदर पेनिट्रेट होगा, उनमें अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो शामिल करेंगे, उनको अपने लपेट में ले लेंगे। सही है। और इस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा, जिस तरह मेटास्टेसिस के प्रोसेस के थ्रू। सही है। अब ज्यादातर जनरली जो विल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होंगे वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, लेकिन कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकते हैं। इनमें जो मेटास्टेसिस होता है वो नॉर्मल होता है और रेयर होता है और प्रॉपर पैटर्न में होता है। सही है। अब क्या होता है कि हमारे जो ट्यूमर की कंपोजिशन थी वो पेरेन्काइम और स्ट्रोमा से था, लेकिन ये जो स्ट्रोमा होता है ये जब ज्यादा हो जाता है किसी ट्यूमर के अंदर वो डिफरेंशिएशन कस कर देता है, सॉरी नॉन डिफरेंशिएशन कस करते हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस लाते हैं, इसको बोलती है प्रोग्रेशन इन ट्यूमर। सही है। फिर इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिस्मोप्लेसिया। जब बहुत ज्यादा स्ट्रोमा की इंडक्शन हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रोमा की कंसंट्रेशन एक ट्यूमर में हो जाती है, वहां पर क्या होता है, वहां की सेल्स अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसे हम पहचान नहीं सकते। इसी तरह की कंडीशन को कहते हैं डिस्मोप्लेसिया और इसी तरह की ट्यूमर्स को फिर हम कहते हैं स्केरस ट्यूमर। अब स्ट्रोमा की भी दो पार्ट्स थे, एक कनेक्टिव टिश्यूज थी, वही कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंशिएशन लाती थी, दूसरा जो था वो ब्लड सप्लाई था। सही है। जो सब न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए था, लेकिन ब्लड सप्लाई जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो ये डिस्मोप्लेसिया काज नहीं करता, डिफरेंशिएशन को एबनॉर्मल नहीं बनाता। सही है। फिर भी वो अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, ज्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी वो विल डिफरेंशिएटेड होंगे। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, अच्छा सही है, सही, ये इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है, अगर ज्यादा स्ट्रोमा की इंडक्शन हो गई, डिस्मोप्लेसिया हो गया, स्केरस ट्यूमर बन गया, फिर इसे क्या कहते हैं, इसे एनाप्लेसिया कहते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब ये कि ये अपने पेरेंट सेल्स को रिजेंबल नहीं करते, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। ये क्या करते हैं, मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करते हैं। डिफरेंशिएशन बिनाइन ट्यूमर को जनरली इंडिकेट करता था, ये क्या इंडिकेट करता है, मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो लॉस होता है, यहाँ पर
पर रिटेन होता था कंप्लीटली या पार्शियली, सही है। अगर ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल्स है, इसका पैटर्न क्या है, ग्लैंडुलर है स्ट्रक्चर में, और ये सिक्रेशन करता है। जब ये क्या बन जाते हैं, एनाप्लास्टिक बन जाते हैं, फिर ये अनडिफरेंशिएटेड, ना ये वो इस तरह सिक्रेशन करेंगे या ना ये वो इस तरह ग्लैंडुलर पैटर्न रखेगा, सही है। अब क्या होता है कि एक स्टेम सेल जो होता है, लेट्स से ये एक स्टेम सेल होता है, ये डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, ब्लड सेल्स बनाते हैं, फैट सेल्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन जब ट्यूमर में क्या होता है कि ये जो मसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, फैट सेल्स, जब ये एनाप्लेजिया के स्टेज में चले जाते हैं तो फिर ये भी अनडिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये डी डिफरेंशिएशन हो गया या बैकवर्ड फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि स्टेम सेल जो होते हैं वो भी अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये आगे जाकर मसल बनाएगा, ब्लड बनाएगा, फैट सेल बनाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पर कंडीशन होता है, सही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बैकवर्ड फॉर्मेशन हो गया या डी डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक और कंडीशन क्या हो सकता है, जब ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट होता है एक डिफरेंशिएटेड सेल्स में, तो दरमियान में एक स्टेज में ये फेल हो जाते हैं और ये उसी तरह मसल सेल कंप्लीट नहीं करता, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा सेल है। तो इसी तरह भी एक ट्यूमर बन सकता है जब स्टेम सेल कन्वर्ट होता है मैच्योर सेल्स में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले प्लूमॉर्फिज्म, मतलब ये मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में इसकी साइज में चेंज आ सकता है, और दूसरा इसकी शेप में चेंज आ सकते हैं। इनकी जो सेल्स होते हैं उनके बात कर रहा हूँ। जिस तरह ये एक प्लूमॉर्फिक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, रेब्डोमायोसार्कोमा, मतलब ये एक पैरेन्काइमल सेल के मसल सेल्स के क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सही है। यहाँ पर अगर हम सेल्स के साइज को देखेंगे तो ये क्या है, इनलार्ज है, एज वेल एज इनकी न्यूक्लियाई भी इनलार्ज है नंबर में भी, और इनका जो कलर होता है वो ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा डार्क कलर बन जाता है, सही है। इसके अलावा इसमें ट्यूमर जेंट सेल्स होते हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने साइज में इंक्रीज कर चुका है। न्यूक्लियर चेंजेस पर आ जाते हैं, इसमें क्या हाइपोक्रोमेटिज्म, मतलब साइज कलर में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट आ गया, सही है, बहुत ज्यादा ब्लैकन हो गए। साइज एंड शेप में भी इंक्रीज आ जाते हैं, साइज शेप भी अल्टर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलाई के नंबर में भी चेंज आता है और साइज में भी चेंज आता है। अब अगर हम नॉर्मल सेल के साइज के कंपेरिजन करें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं 1:1, लेकिन जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं उनकी न्यूक्लियस की साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये साइटोप्लाज्म के 4 to 6 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाते हैं, 1:4 to 1:6। इसके अलावा ट्यूमर जेंट सेल भी होते हैं, मतलब ये कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो साइज में बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, और इसके अलावा उसमें एक न्यूक्लियाई होगा या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकता है। अब एटिपिकल माइटोसिस होता है, सही है। ट्राइपोलर स्पिंडल और क्वाड्रिपोलर स्पिंडल का क्या मतलब है, नॉर्मली जो सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है तो उसके दरमियान इस तरह स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, और इससे स्पिंडल फाइबर्स एराइज हो जाती है दोनों साइड से। इनको हम क्या कहते हैं, बाइपोलर स्पिंडल फिगर, सही है। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या हो जाता है कि एक और पोल से भी इस तरह एराइज हो जाते हैं, तो ये अब क्या हो गया, ट्राइपोलर स्पिंडल, या फोर्थ पोल से भी एराइज हो जाते हैं, इस तरह चारों तरफ से, सही है। इसको फिर हम क्वाड्रिपोलर स्पिंडल कहते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ पोलैरिटी, मतलब ये अपना पैटर्न लूज कर देता है, लेट से ये एक ग्लैंडुलर पैटर्न था, सही है। इसी तरह अब जब ट्यूमर सेल बन गए इस तरह बन गया, हमें पता नहीं चला कि ये ग्लैंडुलर सेल है, बल्कि कुछ टाइम ये इस तरह शीट्स में ग्रो होते हैं, सही है। इसके अलावा एक्टोपिक हार्मोन्स, इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसी सेल्स होती है एनाप्लेजिया में, सही है, कि वो नॉन एंडोक्राइन होते हैं, पहले से वो किसी किस्म की सिक्रेशन नहीं करता, लेकिन जब वो कैंसरस बन जाते हैं उस हार्मोन्स की सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के हार्मोन्स को हम एक्टोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। अगर लंग्स को हम देखें तो ये नॉर्मली किस किस्म की हार्मोन की सिक्रेशन नहीं करता, लेकिन जब ये कार्सिनोमा इसका हो जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इसमें बन जाते हैं, तो फिर ये एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के, पैराथायराइड हार्मोन के, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इन हार्मोन को हम एक्टोपिक हार्मोन बताएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या था, ये थोड़ा इनोसेंट है रिलेटिवली। जब यहाँ पर आगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बन गए थोड़ा डेंजर बन गए, लेकिन फिर भी अगर हम इसका जो होते हैं ट्रीटमेंट करें या हम इसकी जो क्या है कोई ऐसा मेजरमेंट्स ले ले तो ये रिवर्सिबल है। अब ये एक ऐसे स्टेज में भी जा सकता है जहां पर ये क्या हो, इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाए, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसिया। ये क्या है, जो एक इंडिविजुअल सेल है ट्यूमर के अंदर, वो जब अपना यूनिफॉर्मिटी लॉस करे किन किन चीजों में, प्रोलिफरेशन में, मतलब इसका डिवीजन जो होते हैं बहुत एबनॉर्मल बन जाए, आर्किटेक्चर लॉस हो जाते हैं, इसका जो पैटर्न होता है वो भी खत्म हो जाता है, और ये अपना काम छोड़ लेता है, बाकी काम करता है, मतलब ये है इसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो लॉस हो जाता है, और इसी तरह ये फिर इरिवर्सिबल होता है। इस किसी भी तरीके से भी हम इसको फिर ट्रीट नहीं कर सकते, और ये मोस्टली कौन सी सेल्स में होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी प्लूमॉर्फिज्म होता है, मतलब ये है कि सेल की साइज और उसकी न्यूक्लियस की साइज में इंक्रीज आते हैं, और इसी तरह न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डार्कली स्टेन बन जाते हैं, हाइपर क्रोमेटिक बन जाते हैं।
इसके जो माइटोटिक फिगर होते हैं उसी तरह ये भी एबनॉर्मल होते हैं, मतलब ये एबेंडेंट होते हैं, ट्राइपोलर एंड क्वाड्रिपोलर जो अभी हमने पढ़ा, और इसका लोकेशन भी एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, 2 पोल्स पर होते हैं, मतलब ये अब इसका सेंटर में भी हो सकता है या इस तरह थोड़ा और जगह में भी हो सकता है, सही है, या न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकता है। तो ये एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर बनेंगे, सही है, जो स्पिंडल्स है वही। इसके अलावा इनका जो माइटोसिस होता है वो भी एबनॉर्मल होता है। इसका मतलब क्या है, जो एपिथेलियम का बेसल लेयर होते हैं नॉर्मली वो माइटोसिस करता था, और वो जाकर जो ऊपर की सेल्स के लेयर्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। अभी क्या होता है कि जो एपिथेलियम की हर एक सेल्स है, बेसल लेयर के अलावा हर एक सेल्स है, हर एक लेयर्स की सेल्स जो होते हैं सारे के सारे क्या स्टार्ट कर देते हैं, माइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। आर्किटेक्चर लॉस कर देते हैं, मतलब पैटर्न लॉस कर देते हैं। पहले क्या होता है, ये बेसल सेल्स होते हैं जो कि इस तरह टॉल शेप्ड होते हैं, फिर जब ये डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट होते थे तो ऊपर जाकर ये इस तरह प्लेट एंड स्क्वेमस सेल्स बना देते, आखिर में ये केराटिन प्रोटीन के प्रोडक्शन करके डेथ सेल बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये मिक्सचर बन जाती है, हर एक सेल इस तरह एक जैसे, फिर हमें पता नहीं चलता कि कौन से बेसल लेयर की सेल्स है और कौन सी सुपरफिशियल लेयर की सेल्स है, सही है। इसके अलावा जब ये डिस्मोप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जब बहुत ज्यादा डिस्प्लेसिया बन जाते हैं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इन साइटू, सही है। ये है कार्सिनोमा इन साइटू। अगर यहाँ पर हम इन सारी सेल्स को देखें ना, एक जैसे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सही प्रॉपर स्क्वेमस सेल के डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, सही है। इसके बाद इन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन में एक और इमेज लिया है यहाँ से, यहाँ पर नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं होती है। अगर हम इन न्यूक्लियस को देखें बहुत डार्कली स्टेम्स होते हैं, सही है, मतलब ये एक हाइपर क्रोमेटोजम इसमें होते हैं। इसके अलावा माइटोटिक फिगर को हम देखें, यहाँ पर इसी तरह बहुत ज्यादा होते हैं, एबनॉर्मल होती है, और इसके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या है, इंटेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। अब लास्ट में एक और फैक्टर को एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है कि जब स्मोकिंग एक बंदा करते हैं तो ये जो स्मोक पार्टिकल्स आ जाते हैं, ये जो नॉर्मल एयरवे के कॉलमनर सेल्स होते हैं जिसके ऊपर सीले होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वेमस सेल्स में। इसी कंडीशन में ये क्या है, एनाप्लेजिया है, सही है। अगर हम इन स्मोकिंग को छोड़ ले तो ये वापस हो सकता है, रिवर्सिबल है, लेकिन इन स्क्वेमस सेल पर सीलिया वगैरह नहीं होती क्योंकि ये इन्होंने एक किस्म के मेटाप्लेजिया किया है, सही है। लेकिन अगर हम फिर भी इस तरह स्मोकिंग कंटिन्यू रखें तो फिर क्या होगा, ये स्मोकिंग पार्टिकल्स काज करेंगे इस एपिथेलियल सेल्स को डिस्प्लेसिया में ले जाएगा। अब जब ये डिस्प्लेसिया में ले जाएगा तो ये इरिवर्सिबल होगा। अब अगर बंदा स्मोकिंग को छोड़ भी दे तब भी ये जो होते हैं वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता। अल्लाह हाफिज।